सास की तीन आंख वाली गाय। चांद गांव में रहने वाली रमैया फुर्तीली और मेहनती औरत थी। उसके परिवार में कुल 3 जने थे, रमैया, हरिपाल और केशव। घर बार की जिम्मेदारी पूरी तरह से रमैया के ही कंधों पर थी। उसके पास 3 आंख वाली गाय थी जो रमैया को अन्य गाय की तुलना में काफी सारा दूध दिया करती थी। रमैया को अपनी 3 आंख वाली गाय से काफी लगाव था। हाँ हाँ मेरी राम दुलारी, समझ रही हूँ। तेरी भूख के खातिर ही चारा तैयार कर रही हूँ, सब्र रख। रमैया चारा बनाकर अपनी भूखी गाय के आगे परोस देती है। उसकी गाय चारा सारा सफा चट कर जाती है और उसको चाट कर अपना प्यार जाहिर करती है। राम दुलारी, आज ना उपले खत्म होने वाले हैं, इसलिए आज तो मुझे ढेर सारा गोबर दियो। उसकी गाय जोर शोर से सींग हिलाते हुए खूब सारा गोबर करती है। रमैया सारा गोबर टोकरी में उठाकर कहती है, धूप तो बड़ी अच्छी हो रही है, क्यों ना मैं अभी ही उपले बनाने का काम निपटा लूं। रमैया कड़ी धूप में पसीने बहाकर गोबर के उपले बनाकर उसे सूखने को रख देती है। तभी सांझ होने को आती है। गांव के लोग दूध के बर्तन लेकर उसके घर आ धमकते हैं। अरे रमैया भौजाई, आज दूध मिली कि नहीं? घर जाकर खाना भी बनाना है। थकी हारी रमैया गौशाला में आकर दूध निकालती है। अरे रमैया बहन, क्या बात है, आज तुम बड़ी थकी थकी सी दिखाई पड़ रही हो। अरे बस पूछो मत, न पति का सुख है न बेटे का। मेरे खातिर तो अपना हाथ जगन्नाथ है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? हरिपाल भाई साहब और केशव कुछ करते धरते नहीं है क्या? अरे वो दोनों तो आलस की जीती जागती मूरत है, एक तिनका भी नहीं हिलाते। अरे भौजाई जी, जब काम काज के लेके इतना किलत मचल है तो घर माँ बहुरिया काहे नहीं ले आवत हो? बात तो तूने एकदम भली की। घर के कामकाज में इस कदर उलझ गई थी कि बेटे के ब्याह की सोच ही मन से ओझल हो गई थी। रमैया अपने बेटे केशव के लिए रिश्ते तलाशने लगती है। जो तलाश रीपना नाम की लड़की पर खत्म होती है, जो देखने में काफी सुंदर और पढ़ी लिखी होती है। केशव, मुझे तो रिपना बहुत पसंद है, तू अपनी राय बता दे। माँ, आपकी पसंद मेरी पसंद है। रमैया हंसी खुशी अपने बेटे केशव की चटमंगनी पट ब्याह रचाकर रिपना को बहू बनाकर घर लाती है। बहू, मेरे इस छोटे से परिवार में तेरा स्वागत है। शुरुआती दिनों में रिपना का अपनी सास के प्रति काफी मधुर व्यवहार था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच कड़वाहट छाने लगी थी। एक बार की बात है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे ये गुणी और संस्कारी बहू का ढोंग और नहीं हो सकता। अरे जिसका खुद का पति और बेटा उसकी कदर नहीं जानते, मुझे इससे क्यों डरना? एक सवेरे जानबूझकर रिपना देरी से सोकर उठती है। अरे बहू, क्या बात है, तेरी तबीयत ढीली है क्या जो आज इतनी देर से बिछोने से उठी? अब मैं हर दिन इसी वक्त उठूंगी, इसलिए तुम इसकी आदत डालो सासू माँ। अरे बहू, ये तू अपनी सास से किस ढीठ पने में बात कर रही है? बहू का देर से उठना घर से लक्ष्मी के वास का नाश करना है। ए बुढ़िया, बंद कर अपना ये प्रवचन, समझी ना? और कान खोलकर सुन, आज से मुझे इस दूध के आधे पैसे चाहिए, और अगर तूने किसी भी तरह की आनाकानी करने की सोची तो मैं तुम सबकी इज्जत उछालकर अपने मायके लौट जाऊंगी। अरे नहीं बहू, ऐसा गजब न करना, वरना गांव समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी और मेरे सर पे ये कलंक लग जाएगा कि मैं बहू नहीं बसा सकी। मैं तुझे हर दिन दूध की बिक्री का आधा पैसा दे दिया करूंगी, वादा। रमैया को इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा था कि काश ब्याह से पहले ही रिपना के अकड़ू और लोभ भरे मंसूबों को भांप पाती, तो आज ऐसा दिन न देखना पड़ता। वो हिम्मत हार कर गौशाला में बंधी अपनी 3 आंख वाली गाय से लिपटकर आंसू बहाने लगती है, जिसे देख उसकी गाय उसे पुचकारने लगती है। तेरी माँ आज एकदम अकेली पड़ गई है राम दुलारी। विवाह के बाद पति पर आस किया, वो आस टूटकर बिखर गई। फिर बेटे पर आस लगाई, वो भी चूर चूर हो गई। अब बहू ने शर्त रखी है कि तेरे दूध से आए आधे पैसे मुझे उसे देने होंगे। इसके लिए तुझे पहले की भांति मुझे और ज्यादा मात्रा में दूध देना होगा। अगले दिन से राम दुलारी पहले से भी ज्यादा मात्रा में दूध देने लगती है, जिससे 4 पैसे और ज्यादा आने लगे थे। ये ले दूध की आधी कमाई। रिपना पूरी कमाई हथियाने की खातिर जानबूझकर रौला मचाते हुए कहती है, ये क्या बुढ़िया, तू मुझे चिल्लर भर थमा रही है? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? बहू, तू चाहे तो ये सारे पैसे रख ले,
लेकिन अपना पारा मत बढ़ा। रमैया खौफ में आकर प्रतिदिन दूध से होने वाली कमाई अपनी लालची बहू के हाथों में थमाया करती, लेकिन उसका लालच और ज्यादा बढ़ने लगा था। सासू माँ, इतने से काम नहीं चलेगा। अरे बहू, मैं और नोट कहाँ से लाऊं? मैंने कोई दूध की डेयरी थोड़ी खोली है। ये तो गनीमत है जो मेरी 3 आंखों वाली गाय सभी के मालजाल से बढ़ चढ़ कर दूध देती है। सासू माँ, आप ना वफादारी बहुत दिखाती हैं। कल से आपको दूध में आधा पानी मिलाना है, जिससे दूध की मात्रा दुगनी होगी और उससे ताबड़तोड़ कमाई हो पाएगी। तू मुझसे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का काम करवाना चाहती है? देख बुढ़िया, तुझे ये करना ही होगा। अगले रोज से रमैया मजबूरन पानी वाला दूध बेचने लगी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी भनक पूरे गांव वालों को लग जाती है। अरे रमैया भाजाई, सच बताओ, तुम दूध में पानी मिलाए के धंधा कब से करत हो? अरे भला हम गांव वाले दूध की कीमत देकर पानी क्यों खरीदेंगे? हमको ये घाटे का सौदा हजम नहीं होगा। अरे ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। रूपा एक पत्थर उठाकर रमैया पर वार कर देती है। ये देखकर उसकी 3 आंखों वाली गाय खूंटा तोड़कर उन सभी को सींग मारती है। गुस्से से तिलमिलाया सतनाम गाय पर लाठी बरसाकर चल पड़ता है। अपनी गाय का बुरा हाल देखकर रमैया भड़ास निकालकर कहती है, देख ले बहू, तेरे लालच के चलते उन जालिम कसाईयों ने मेरी राम दुलारी को कितना मारा। ए बुढ़िया, तेरी इतनी जरूरत जो मेरे आगे छुरी की तरह जुबान चलाती है? अगले 1 हफ्ते के लिए तेरा खाना बंद और तेरी इस 3 आंख वाली गाय का दाना बंद। रमैया की बहू लालची तो थी ही, लेकिन अब उसमें कसाई की छवि भी सवार हो गई थी। वो अब अपनी सास और उसकी गाय पर बेहिसाब जुल्म ढाती है, जिसके चलते उसकी गाय एकदम बेजान और मरियल पड़ जाती है। सुनो जानवर की टोली, मैं बाजार जा रही हूँ चाट खाने। मेरे पीछे से रसोई घर में कदम रखने की जरूरत मत करना। उसके जाते ही रमैया कहती है, चल राम दुलारी, आज मैं तुझे खेत खलिहान घुमाने चलती हूँ। वहाँ तू जी भरकर घास खाना। रमैया अपनी गाय को लेकर चल देती है। तभी उसे रिपना के पीछे तेजी में आ रहा ट्रक देख राम दुलारी दौड़कर रिपना को अपनी सींग से दूर फेंक देती है, लेकिन उसके पैर घायल हो जाते हैं। वो स्तब्ध होकर बैठ जाती है। ये मेरी वजह से क्या हो गया? रिपना अपने पल्लू का बड़ा सा टुकड़ा गाय के पैरों में बांधकर उससे लिपट कर रो पड़ती है। मुझे माफ कर दो राम दुलारी, आज तू ना होती तो शायद मेरी सांसें रुक गई होती। रिपना पछताते हुए अपनी सास और गांव के लोगों के सामने माफी मांगकर कहती है, आप सभी की असली कसूरवार मैं हूँ। दूध में मिलावट मैंने ही कराया था। माँ जी और राम दुलारी तो वफादारी से अपना काम कर रही थी। हे शिव, हमने गलत फहमी का शिकार होकर एक बेजुबान जानवर पर वार किया। हमें माफ कर दे राम दुलारी। सभी सच से वाकिफ होकर 3 आंखों वाली गाय का दूध खरीदने लगते हैं। अब रिपना अपनी सास के साथ मिलकर दूध के व्यापार को आगे बढ़ाकर और भी गाय खरीदकर दूध का फार्म खोलकर अच्छी कमाई करने लगते हैं। रूपाली अपनी नटखट बेटी दिया और पति सुरेश के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। दिया एक बहुत चुलबुली लड़की थी, जिसे गोले से बड़ा ही प्यार था। वो कहीं भी जाती तो सबसे पहले गोले को ही देखा करती। यहाँ तक कि वो किसी की शादी में भी जाती तो दूल्हा दुल्हन को बाद में, गोले को पहले देखा करती। ऐसी एक बार की बात है जब रूपाली दिया के साथ शादी में जाती है। जहाँ जाते ही दिया गोले पर टूट पड़ती है और खुद से बोलती है, अरे हाय, मजा आ गया, आज तो पेट भर के गोला खाऊंगी। दिया बेटा, आज कौन सा तेरे पैसे लगने हैं? इतना बोलकर दिया गोला खाना शुरू कर देती है। फिर क्या था, ये देखकर सभी मेहमानों की नजर दिया पर मानो जैसे अटक जाती है और तभी दिया बोलती है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कभी किसी लड़की को गोला खाते नहीं देखा क्या? और वैसे भी बारात को आने में भी बहुत समय है। और एक बात बताओ, इंसान शादी पार्टी में आता ही क्यों है? खाने के लिए ना। तो फिर आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जिसके बाद सभी दिया पर से नजरें हटाकर शादी को एंजॉय करने लगते हैं। पर इतने गोले खाने के बाद भी दिया जी का तो पूरा ध्यान शादी पर न होकर गोले पर ही रहता है। ये सब देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, गोले से ध्यान हटाकर अब थोड़ा दुल्हा दुल्हन को भी देख लो। कब से तो देख रही हूँ माँ कि लड़का लड़की को खिलाता है तो वो शर्माती है, और जब लड़की लड़की को खिलाती है तो वो शर्माता है। मेरी शादी होगी तो मैं तो अपने पति से पहले ही बोल दूंगी, मुझे सबसे पहले गोले ही खिलाए। अरे अगर तू दुल्हन होकर इतना गोले गोले करेगी तो लड़की वाले पता है तुझे क्या बोलेंगे? कहेंगे कि हमारे गोले वाली दुल्हन है। जिसको जो बोलना है बोल ले,
पर मैं तो शादी वाले दिन चुपके से बाहर जाकर गोले खाकर आऊंगी। ये तो मेरी फैंटेसी है। कुछ देर बाद दिया और रूपाली शादी के फंक्शन से घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रूपाली अपनी सास से बोलती है, माँ जी, अपनी दिया बड़ी हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि इस साल उसके हाथ पीले कर दूं। अरे बहू, तूने तो मुझसे मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी सारे रिश्तेदार वालों से अपने दिया की शादी की बात करती हूँ। फिर क्या था, रूपाली के सास फटाफट अपने सभी रिश्तेदार के पास फोन घुमा देती है और सभी को दिया के लिए लड़का ढूंढने को कह देती है। बहुत जल्दी दिया के लिए एक अच्छा लड़का देख लिया जाता है। लड़का अच्छे घर से होता है और उसका नाम विवेक होता है। विवेक अपनी माँ पुष्पा के साथ दिया को देखने उसके घर जाता है, जहाँ दिया अपने हाथों से लड़के वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है, साथ ही गोले भी बनाती है। अब क्या था, दिया सबके सामने गोले को रखकर बोलने ही वाली होती है कि तभी दिया की दादी बोलती है, अरे हमारी दिया बड़ी ही संस्कारी है। घर के सारे काम काज करने आते हैं इसको, और खाना तो पूछिए ही मत। ये सब हमारी दिया ने ही बनाया है। आप एक बार इसके हाथों का गोला खाकर देखिए, बड़े ही स्वादिष्ट गोले बनाती है हमारी दिया। जिसके बाद दिया बोलती है, ये मेरी स्पेशल रेसिपी है। कुछ देर बाद लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और शादी से एक दिन पहले दिया अपने मंगेतर विवेक से फोन पर बात कर रही होती है और उससे बोलती है, सुनो, गोले मेरी फेवरेट हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे मुंह दिखाई पर गोले ही गिफ्ट करें। हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। अरे दिया, मुंह दिखाई में गोले कौन मांगता है? खैर, तुम्हें गोले खाने हैं ना, मैं तुम्हें शादी के बाद बहुत सारे गोले खिला दूंगा, तुम फिक्र मत करो। शादी के बाद क्यों? शादी वाले दिन क्यों नहीं? जिस दिन हमारी शादी होगी उसी दिन आप मुझे अपने हाथों से गोले खिलाना। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसा तुम कहो। आखिर दिया अपने मन की बात विवेक से मनवा ही लेती है। देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है। दिया दुल्हन के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही थी। सभी लोग बाहर शादियों में तैयारी में लगे थे, तो वहीं दिया अकेले अपने रूम में तैयार होकर बैठी होती है और खुद से बोलती है, आज मेरी ही शादी है और एक दुल्हन अपनी शादी पर गोले नहीं खा पा रही। हे भगवान, ये कैसा अन्याय हो रहा है एक दुल्हन के ऊपर। शायद ही आपने ऐसी दुल्हन देखी होगी जो अपनी ही शादी के गोले खाने के लिए ऐसे बेसब्र हो रही हो। अब क्या था, दिया धीरे से दरवाजे के पास जाती है और अगल बगल देखने लगती है। रास्ता साफ देखकर दिया जल्दी से बाहर जाती है और पास के ही एक गोले वाले के पास जाकर गोले वाले से बोलती है, अंकल जी, आज मेरी शादी है और मैं दुल्हन हूँ, इसीलिए आप जल्दी से ना सबसे पहले मुझे अच्छे रंग बिरंगे गोले खिला दो, ताकि ये दुल्हन जल्दी से अपनी शादी में जा सके। मेरा दूल्हा वेट कर रहा होगा। गोले वाला दिया की हरकतों पर हंसता है और उसे गोले खिला देता है। दिया गोले खा ही रही होती है कि तभी गोले वाला दिया से बोलता है, अरे बिटिया, तुम तो दुल्हन हो, तुम्हें गोले खाने के लिए बाहर आने की क्या जरूरत है? काका, कैसे ना खाती, मैं हमेशा इसी टाइम पर आपसे गोले खाती हूँ। अगर मैं आज दुल्हन बन गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आज लास्ट दिन मैं आपसे गोले नहीं खाऊंगी। जिसके बाद गोले वाला खूब हंसता है और दिया को आशीर्वाद देता है। दिया गोले खाकर जल्दी से अंदर जाती है, जहां दिया की माँ उसे उसके कमरे में ढूंढ रही होती है। दिया जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो रूपाली उससे बोलती है, दिया बेटा, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। आज तेरी शादी है तो दुल्हन है बेटा। माँ, मुझे पता है आपकी दिया बाहर गोली खाने के लिए गई थी। क्या करूं मैं तेरा? तुझे कुछ चाहिए था तो तू मुझसे बोल देती ना, मैं तेरे गोले ले आती। इस तरह बिना बताए बाहर जाने की क्या जरूरत थी? सब नीचे तेरा वेट कर रहे हैं। जिसके बाद दिया अपनी माँ के साथ नीचे जाती है। शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बहुत जल्द दिया और विवेक की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खाने की टेबल पर हर तरह के पकवान रखे थे, सिवाय दिया के फेवरेट गोले के। दिया भी सबके साथ घूंघट में खाने की टेबल पर होती है, पर दिया की नजरें तो अब भी अपने गोले को ढूंढ रही थीं। ये देख पुष्पा उससे बोलती है, अरे क्या हुआ हमारी प्यारी दुल्हन को? वो खाना क्यों नहीं खा रही? आखिर उसकी नजरें किस चीज को तलाश कर रही है? अपनी सास की बातें सुनकर वो अपना घूंघट उठाती है और बोलती है, मेरे गोले कहाँ हैं? ये कोई आम दुल्हन नहीं है, ये है हमारी गोले वाली दुल्हन।
भाई दुल्हन के लिए गोले लाकर रख दो। जिसके बाद सब हंसने लगते हैं और दिया के लिए स्पेशल गोले मंगवाए जाते हैं, जिसे खाकर दिया अपने ससुराल जाती है और ससुराल में जाने के बाद विवेक उसे गिफ्ट में उसके फेवरेट गोले देता है। सोना चुराने वाली चुड़ैल सास बहू। रात के घनघोर अंधेरे में दो चुड़ैलों का साया अजमल खां गांव में घुस आता है। सभी इस समय नींद में हैं। ये सही मौका है हाथ साफ करने का। और ये मंदबुद्धि चुड़ैल ज्यादा शोर मचाएगी तो चील कौवे हमारे चारों ओर मंडराने लगेंगे। फिर गांव वालों को शक हो जाएगा कि हम यहाँ चोरी के इरादे से आई हैं। वो दोनों चुड़ैल सिर से पांव तक सोने के गहनों से लदी हुई थी। फिर वो चुड़ैल एक खिड़की के अंदर झांकते हुए कहती है, अरे ओ मेरी सड़ी गली खोपड़ी वाली बहू, वो देख तिजोरियां नजर आ रही हैं। जरूर इसमें सोने के जेवरात होंगे। फिर देरी किस बात की सासू माँ? दोनों चुड़ैल खिड़की से अंदर घुस आती हैं, जहां बिस्तर पर कादम्बरी गहरी नींद में सोई हुई खर्राटे मार रही थी। सासू माँ, इसके खर्राटे तो हमें चैन से चोरी ही नहीं करने देंगे। चुड़ैल जैसे ही तिजोरी खोलती है, उसमें अनेकों चमचमाते सोने के गहने भरे होते हैं। आज तो हम सास बहू चुड़ैलों की लॉटरी ही लग गई। एक साथ इतना सारा सोना तो मेरी आंखों में ही नहीं समा रहा। चुड़ैल सोने के सिक्कों की चोरी करके हवा के झोंके के साथ उड़ती हुई अपने टूटे फूटे खंडहर पड़े घर में आती है, जहां सभी कोने में मकड़ियों के जालों के साथ चमगादड़ की टोली शोर मचा रही थी। घर के अंदर एक बड़ा सा संदूक रखा होता है। अरे ओ चुड़ैल, अपना नाच प्रदर्शन बाद में करना। जल्दी से इन गहनों को संदूक में छुपा दे। सासू माँ, ये सोने का 9 लाख का हार तो मुझे भा गया है, पहन कर देख तो लूं। ये सुनकर कोकिला चुड़ैल उसको जोरदार कंटाप मारकर कहती है, मेहनत करूं मैं और फल खाए तू। अरे दादा, कैसी कट्टर सास है मेरी। सोने के पीछे अपनी हीरे जैसी चुड़ैल बहू को बेरहमी से सूद डाला। अगली सुबह कादम्बरी घर का बिखरा हाल देखकर चौखट पर बैठी छाती पीटते हुए कहती है, अरे दादा, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। गांव के सभी लोग कादम्बरी के पास आकर कहते हैं, अरे क्या हो गया कादम्बरी मौसी, क्यों सवेरे सवेरे गला फाड़ रही हो? का बताएं महेश बिटवा, कल रात न जाने कौन निपुत्रा चोर हमरे घर में घुसकर चोरी कर गया। सारे सोना लूट ले गया। आग लगे ओके। सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन हर दिन के साथ गांव में सोने की चोरी की वारदात बढ़ती ही चली जा रही थी। एक रात दोनों चुड़ैल गांव में कदम रखती हुई कहती हैं, आज कौन से घर पर धावा बोलना है सासू माँ? बहुरिया, ये मोटे पेट वाला तो वही सुनार है ना, जिसकी सोने की दुकान गांव से बाहर है। हाँ, ये सुनार बहुत माला माल है, क्यों ना आज इसको कंगाल बना दे। दोनों चुड़ैल अंदर घुसकर पूरे घर को छानबीन करने लगती हैं। सासू माँ, पूरा घर छान मार लिया, एक भी सोने का गहना नजर नहीं आ रहा। अरे सही से देख आलसन चुड़ैल, जरूर इस सुनार ने किसी खुफिया जगह सोने के गहने छुपाए होंगे। दोनों चोर चुड़ैल की निगाह दीवार की ताजी सीमेंट पर जाती है। इतना आलीशान घर में आखिर ये दीवार इतनी गीली क्यों है? जरूर इस सुनार ने वहाँ खुफिया तिजोरी बनाकर सोना छुपाया है। चुड़ैल अपने जादू से उस दीवार को खोदती है। वो दोनों चुड़ैल देखती हैं कि वहाँ पर सोने का भंडार है। दोनों चुड़ैल सारा सोना बाहर निकालती है। अरे सासू माँ, बुढ़ापे के साथ आपकी अकल भी घटती जा रही है। जल्दी करो, अगर ये सुनार जाग गया तो हमारा शिकार कर डालेगा, पकड़ी जाएंगे हम। दोनों चुड़ैल सोने के जेवर को बटोर कर अपने खंडहर घर में आकर उन्हें संदूक में रखकर कहती हैं, आखिरकार हमारी हर दिन की चोरी रंग ले आई। चुड़ैल सास बहू की टोली अजमल खां गांव में सबसे अमीर हो चुकी है। मेरी मंदबुद्धि चुड़ैल बहू, भले ही तू सोने के पीछे थोड़ा लालची है, पर है तू बड़े काम की चीज। हमने उस सुनार को अच्छा चकमा दिया। कहावत नहीं सुनी आपने, 100 सुनार की 1 लोहार की। दोनों चोर चुड़ैल सोने से भरे संदूक पर पसर कर पूरी रात बतियाती हैं। कुछ घंटे गुजरने के बाद सवेरा होते ही सूरज आसमान में चढ़ आता है। अरे ये रात कब होगी? सूरज डूबेगा तभी तो रात आएगी ना सासू माँ। सूरज डूबने के साथ चांद आसमान में उजागर होता है। वो पूर्णिमा की रात थी। चांद अपने पूरी रोशनी में था, जो पूरे अजमल खां गांव पर अपनी चमक उजागर कर रहा था। एक तो एकदम अजोरिया रात है, हवा भी एकदम मस्त चल रही है। अब तो मैं द्वार पर ही खटिया बिछाकर सोऊंगा। जहां पूरा गांव नींद में था, वहीं दोनों चुड़ैल स्वर्णा के घर सोने की चोरी कर रही थीं। अरे ओ मूर्ख सासू माँ,
सारा सोना आज ही हजम करने की ठान कर आई हो क्या? चलो। हाँ हाँ, चल चल चल। चोर चुड़ैल दबे पांव जमीन पर चलने लगती है। तभी उनके पांव में बंधे सोने की पायलों की छम छम गांव में गूंज उठती है कि अचानक सूरज की आंख खुलती है। अरे ये कौन आधी रात घुंघरू छनका रहा है? उसकी नजर कंधे पर पोटली धरे भाग रही चुड़ैल पर जाती है। अरे बाप रे, सोने के इतने आभूषण अजमल खां गांव के तो भाग चमक गए। साक्षात लक्ष्मी मैया दर्शन देने आ गईं। नींद में होने की वजह से सूरज को सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ रहा था। फिर जैसे ही वो आंखें मलता है, चुड़ैल को देखकर कहता है, अरे दादी, ये तो चुड़ैल है। अरे इसका मतलब गांव में हो रही सोने की चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये चुड़ैल है। सुबह होते ही वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। सूरज, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अरे मुंह में दही जमा लिया है का? कुछ बोलते का है नहीं? अरे गांव में सोने की चोरी करने वाले का पता चल गया। वो चोर किस गांव का रहने वाला है, बता सूरज। अरे वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। अरे 2-4 चुड़ैल ही सभी के घरों में सोना चुरा रही हैं। तो एक चुड़ैल मुझको सुनार से भिखारी बना गई। तेरी जैसे पुराने जमाने में लोग घर के जमीन में सोना गाड़ कर रखते थे, हमको बचे हुए सोने को घर की जमीन में गाड़ना होगा। आज रात वो चुड़ैल चोरी के मंसूबे से दोबारा जरूर आएगी। आने दो उसे। सभी गांव वाले चुड़ैल को आता देख घरों की छत पर, कुछ पेड़ों के पीछे तो कुछ पेड़ों के ऊपर छुप जाते हैं। तभी चुड़ैल कदम रखकर कहती है, आज एक बार में ही सारे सोने की सफाई करके ही जाएंगे। लेकिन आज सभी घर खाली क्यों है और इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? चुड़ैल गांव के प्रत्येक घरों को छान मारती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। लगता है ये गांव वालों की कोई चाल है। दोनों चुड़ैल विशाल अवतार धरकर मुंह से आंधी उगलने लगती। गांव का माहौल एकदम भयानक होने के साथ आसमान एकदम लाल हो जाता है। सभी पेड़ बेधड़क गिरने लगते हैं कि गांव के लोग बाहर निकलकर कहते हैं, रुक जा चुड़ैल, बस बहुत हुआ। इस गांव का सारा सोना हड़पकर पहले ही अजमल खां के लोगों को गरीब बना चुकी है। अब क्या लेने आई हो? हम जानते थे कि ये तुम्हारी ही साजिश थी। सोना चुराने का बड़ा शौक है ना तुम चुड़ैलों को। आज सोना खिलाकर तुम्हें मौत के घाट उतारता हूँ। कोई फायदा नहीं होने वाला। दोनों चुड़ैल बौखलाकर सभी को इधर उधर फेंकने लगती हैं। हम हार नहीं सकते। इन चुड़ैलों को मशाल की लौ से घेरना होगा। उठो गांव वालों, ये समय कमजोर पड़ने का नहीं है। सभी मशाल की लौ से चुड़ैल को गोल घेरे में कैद करके कहते हैं, बता क्यों कर रही है तू सोने की चोरी? बताती हूँ, हम दोनों सास बहू हैं। अकाल मृत्यु के बाद हमारी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी। हम धरती पर दर दर भटकने लगी। एक दिन हम भूख से चटपटा रही थी तो हमारी नजर इस गांव की एक औरत पर पड़ी जिसने सर से पांव तक सोने के जेवर पहने थे। हमने उसके जेवर छीनकर उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। और फिर चमचमाते सोने के जेवर पहनना हमारा बड़ा शौक बन गया, इसलिए हम सोने की चोरी करने लगे। आज हम तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे। नहीं, रुको, हमको मत जलाओ, हम तुम्हारा सोना लौटा देंगे। हम भला एक चुड़ैल का यकीन क्यों करें? हमें सिर्फ सोने के गहनों का लालच है। अजमल खां गांव से 2 कोस दूर एक खंडार है। उस घर के संदूक में तुम सभी के जेवर पड़े सुरक्षित हैं। हम वादा करती हैं, इस गांव से कहीं और चली जाएंगी। गांव वाले चुड़ैल को रिहा कर देते हैं और सवेरे चुड़ैल के दिए पते पर पहुंचकर सोने से भरे संदूक को अपने गांव ले आते हैं, जिसमें चोरी का सारा सोना जब्त था। सभी के सोने उन्हें मिल जाते हैं और एक बार फिर गांव सुखद तरह से रहने लगता है। कुम्हार का जादुई बर्तन। गिरिधर एक कुम्हार था जो मानिकपुर गांव में अपने परिवार के संग रहा करता था। परिवार में उसकी पत्नी माधवी, बेटी गौरी और मां निर्मला थी। घर बार की जिम्मेदारी गिरिधर के कंधे पर थी। गिरिधर को अपने चाक से बहुत लगाव था, क्योंकि उसी से उसके घर की दाल रोटी का जुगाड़ होता है। उनके घर का ढांचा बेहद पुराना जान पड़ रहा है। ओसारे में बैठी गौरी पढ़ाई कर रही थी और चौखट के बाहर गिरिधर बर्तन बना रहा था। माधवी, शायद तुमने मिट्टी को भली तरह रौंदा नहीं है। अरे बर्तन का आकार एकदम टेढ़ा भद्दा उभर रहा है। वो दंपत्ति साथ मिलकर पूरा दिन जी तोड़ मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, लेकिन भरसक मेहनत के बावजूद भी कुछ खास कमाई उनके हाथ नहीं लगती थी। गिरधर उन बर्तनों को बाजार में लाकर बेचा करता था। बर्तन ले लो, मिट्टी के सुंदर बर्तन ले लो।
आओ मित्रों सज्जनों और ले जाओ सस्ता टिकाऊ मिट्टी के लुभावने बर्तन ले लो भैया बर्तन ले लो। कुछ बर्तनों की बिक्री से गिरधर के पास 4 पैसे आते हैं और वो कहता है, अब राह ताकने का कोई फायदा नहीं, देर शाम हो गई है, अब मुझे घर निकलना चाहिए। वो बर्तनों का टोकरा सिर पर धर कर चल पड़ता है। रास्ते में वो बनिए की दुकान से राशन खरीद कर घर पहुंचता है। माफ करना भाई, आने में जरा देरी हो गई, ये लो राशन। ये कोई नई बात थोड़ी है, रोज का रोना है। अरे जब इन मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजारा कठिन हो रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देता ये कुम्हारगिरी और बनिया का व्यापार क्यों नहीं करता? माँ, ये कैसे संभव है? अरे मुझ गरीब कुम्हार की जेब में घर का राशन पानी चलाना ही पहाड़ तोड़ने के बराबर है। कौन देगा मुझे कर्जा? अरे तो क्या जीवन भर इसी गरीबी के दलदल में धंसकर ये मिट्टी के बर्तन बेचने में ही जीवन काट देगा? दोनों के बीच बढ़ते मतभेद को देख माधवी कहती है, माँ जी, अगर हमारे भाग्य में सुख लिखा होगा तो वो खुद ब खुद हमारा दरवाजा खटखटाएगा। बहू की बातें सुनते ही निर्मला झुंझलाते हुए कहती है, सत्यानाशिनी, तुझे किसने कहा हम माँ बेटे के बीच के मसले में कूदने को? तुझसे इस घर का तो वंश जना नहीं गया। आई बड़ी सलाह मशवरा करने वाली, इस सपोलन को पैदा करके मेरे बेटे का कंधा बोझ से ढक दिया है तूने। अब क्या तुम अपशगुनी माँ बेटी मेरे बेटे को खा चबा कर दम लोगी? सास की जली कड़वी बातें सुन माधवी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर कुछ पल के पश्चात माहौल ठंडा हो जाता है, मगर उस रात गिरधर की भूख प्यास मर जाती है और आधी रात जहां सभी नींद के आगोश में थे, उसकी आंख से नींद जैसे कोसों दूर थी। वो किवाड़ खोलकर चाक के पास आकर ढब से बैठ जाता है और बेबसी के बादल उसकी आंखों में उमड़ते हुए बरस पड़ते हैं। हे धरती माँ, ये कैसा दुखद मंजर है। मैं इस मिट्टी से दूर नहीं जाना चाहता। अरे मेरे अथक प्रयास के बाद भी कोई भी विशेष कमाई नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते मैं एकदम बेबस और लाचार हो गया हूँ। गिरिधर के बहते आंसू चाक पर सने मिट्टी में जैसे ही मिलते हैं, एक तेज लौ जल उठती है, जिसके साथ एक देवी सुशोभित वस्त्र पहने प्रकट होती हैं। गिरधर हाथ जोड़े कहता है, हे देवी, आप कौन हैं? क्या आप मेरी सहायता करने की खातिर आई हैं? मैं इस धरा की धरोहर धरती माता हूँ। तुम्हारे बहते अश्रुओं को देखकर मुझे आना पड़ा। मैं माँ एक कुम्हार हूँ। मैं अपने काम को जिस सच्चे लगन और परिश्रम से करता हूँ, उसके अनुसार मुझे फल नहीं मिलता। आप तो पूरे संसार का भार उठाते हैं। मुझे इस काबिल कर दीजिए कि मैं भी बखूबी अपने परिवार का भार उठा सकूं। गिरिधर धरती माँ से अपनी समस्या को साझा करता है। देवी अपने वरदानी हाथों से एक मिट्टी का घड़ा बनाकर उसे थमाती हुई कहती हैं, ये लो गिरधर। है देवी, ये तो एकदम मेरे बनाए मिट्टी के बर्तन जैसा है। गिरधर, ये एक जादुई बर्तन है जिसमें तुम जो कुछ भी एक अंश डालोगे वो बहुतायत से भर जाएगा। साथ ही ये तुम्हारे हाथों के बर्तन को एक नई पहचान देगा। देवी के ओझल होते ही गिरिधर ढांढस बांधकर उस जादुई घड़े को निहारता है। इस जादुई बर्तन की चमक मेरे बनाए बर्तन से एकदम अलग है। वो उसे घर के भीतर लाकर एक कोने में रख देता है। सवेरे उठने पर उसे कुछ अलग ही मंजर दिखाई पड़ता है। बाबूजी, आपको पता है ये मिट्टी का बर्तन जादुई है। सवेरे मैं जब खाना खा रही थी तो मेरे खाने का निवाला इसके भीतर गिर पड़ा और फिर उसमें से ढेर सारा खाना निकला। इसका मतलब कि ये सचमुच जादुई बर्तन है। वो उस बर्तन को चाक से छुआकर एकाएक मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करता है। अरे ये तो कमाल हो गया। इतने बरस में आज पहली दफा मुझ कुम्हार के हाथों इस मिट्टी के बर्तनों में अलग ही निखार चढ़ा है। जी, आपने मिट्टी के बर्तन तो एकदम भले आकार के बनाए हैं, मगर मुझे इसमें कुछ कमी खल रही है। इन बर्तनों को आकर्षक रूप देने के लिए हमको औरों की भांति इन पर चित्रकारी नक्काशी करनी चाहिए। उससे मिट्टी के बर्तनों की खरीद पर जोर पड़ेगा, मगर रंगों की कीमत तो आकाश छू रही है। तुम चिंता ना करो। गिरधर फूल पत्तियां तोड़कर उन्हें पीसकर जादुई बर्तन के भीतर
उड़ेल कर कहता है, अब देखना ये जादुई बर्तन का कमाल। जादुई मिट्टी के घड़े के भीतर एक उथल पुथल उठने के साथ उफान उठता है। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई मिट्टी का बर्तन है। इसने हमारी अल्प मात्रा के रंग को कितना ढेर सारा बना दिया। दोनों साथ मिलकर सभी मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी करते हैं, जिसे लेकर गिरधर बाजार में बेचने पहुंचता है। सुंदर मनमोहक मिट्टी के बर्तन, अरे सुंदर मनमोहक मिट्टी के बर्तन ले लो। स्वर्णा और मुग्धा नाम की दो औरतों की नजर गिरधर के मिट्टी के बर्तनों पर पड़ती है। फिर वो कहती हैं, अरे वाह, तुम्हारे मिट्टी के बर्तन तो सबसे अद्भुत हैं। इन पे की गई फूल पत्तियों की नक्काशी तो एकदम दर्शनीय है। क्या दाम है इन बर्तनों का? अरे एकदम सस्ता है भौजाई, 20 रुपए का एक। इतना सस्ता मोल? कच्ची मिट्टी के बर्तन है क्या? बनावट से तो बर्तन बड़ा ही टिकाऊ और मजबूत दिखाई पड़ रहा है, और इसकी नक्काशी में मानो जादू का जाल बिछा हो। वे दोनों औरतें कई सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर कुम्हार को पैसे देती हैं, जिन्हें लेकर कुम्हार खुश मन से घर आता है। अरे ये देखो माँ, जादुई मिट्टी के घड़े के चलते आज मुझे बाकी दिनों से बेहतर कमाई हुई है। मगर है तो चिल्लर ही। तेरे जादुई बर्तन में अगर सचमुच में जादू भरा है तो इन्हें 10 गुना करके दिखाए। मिट्टी के बर्तनों की बिक्री को गिरधर जादुई मिट्टी के घड़े में डालता है। तभी सिक्कों के खनकने के शोर के साथ पूरे घर में बौछार लग जाती है। ये देख लालची निर्मला की आंखें चमक उठती हैं और वो गिरधर कहता है, माँ जादुई मिट्टी के बर्तन ने अपना जादू तो दिखा दिया। वो सभी साथ मिलकर उन पैसों की गिनती करते हैं, जो काफी ज्यादा होते हैं। ये तो बड़ी रकम है। पिताजी, क्या इनसे हम बड़ा घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं? हाँ गौरी, इस जादुई मिट्टी के बर्तन से हम अपना हर नामुमकिन सपना साकार करेंगे। वो एक बड़े ही सुंदर हवादार घर की नींव खड़ी करते हैं और सारी सुख समृद्धि की चीजें खरीद लेते हैं। साथ ही गौरी की भी बड़े से विद्यालय में एडमिशन करा देते हैं। अरे गिरधर, अब तो हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं, और फिर हमारे पास वो जादुई बर्तन भी तो है। अब तुझे इन मिट्टी के बर्तन बनाने की कोई जरूरत नहीं। माँ, मैं इसलिए ये मिट्टी के बर्तन नहीं बना रहा कि मुझे आवश्यकता है, बल्कि एक कुम्हार की पहचान उसके मिट्टी के बर्तन से ही जान पड़ती है। जादुई मिट्टी के बर्तन से सारी अभिलाषा और विलासिता की चीजें संपन्न होने के बावजूद भी गिरधर में जरा भी अहंकार नहीं आता। ना ही उसके अपने हाथों से बनाई मिट्टी के बर्तन और कुम्हार होने की चाहत के प्रति रुझान कम होता है। वो सदा ही अपने काम के प्रति एक समान खरा जान पड़ता है और साथ ही अपने जादुई मिट्टी के बर्तन से औरों की मदद भी करता है। बच्चा चुराने वाली सास बहू। करमपुरा गांव में रात के घनघोर अंधेरे में दो औरतों के बुदबुदाने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अरे शुभी बहू, जल्दी कदम बढ़ा, देख हमें उजाला होने से पहले अपने काम को अंजाम देना होगा। चोर सास बहू नीमकी के घर में घुसकर उसके बगल में सो रहे बच्चे को चुरा ले जाती हैं। सवेरे आंख खुलने पर नीमकी अपने दूध मुहे बच्चे को न पाकर भौचक्की रह जाती है। मेरा बच्चा, हे भगवान, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? वो सभी के घरों में अपने बच्चे की छानबीन करने लगती है। अरे क्या हो गया नीमकी, इतनी शिद्दत से कौन से हीरे जवाहरात की खोज कर रही है तू? मेरा मुन्ना लापता है सरपंच जी। क्या? मगर ऐसे कैसे हुआ? रात में बिजली जाने के बाद मुन्ना बहुत रो रहा था, तो मैं किवाड़ भेड़ के घर के ओसारे में मुन्ने को लेकर सो गई और आंख खुली तो मुन्ना गायब था। इसका मतलब कल रात हमारे गांव में किसी बच्चा चोर ने दस्तक दी थी। अब सभी को अपने बच्चे के प्रति चौकन्ना रहना होगा भाई। सभी औरतें सरपंच की सलाह मानकर रात में अपने घर के दरवाजे बंद करके सोने लगती हैं। तभी आधी रात बच्चा चोर सास बहू गांव में आ धमकती हैं। सासू माँ, सभी ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रखे हैं, ऐसे तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सबर रख बहू, जैसे ही बत्ती गुल होगी हम अपना काम चालू कर देंगे। अचानक आधी रात बिजली की कटौती के साथ अंबिका का बच्चा जोर शोर से बिलक बिलक कर रोने लगता है। का करूं, हमरा लल्ला तो गर्मी से बिलबिला कर रोए जा रहा है। अंबिका के लाख पैंतरे आजमाने के बाद भी उसका बच्चा चुप नहीं होता। अरे काहे काय काय करत है बचवा, गांव में सरेआम बच्चा चोर घूमत है। बच्चे के लगातार चीखने के कारण अंबिका थक हार कर किवाड़ खोलकर चौखट पर आ बैठती है। आहा, कोठरी के भीतर तो जैसे आग बरसत है, यहाँ कितना शीतल हवा बहत है।
अंबिका थपकियां देकर अपने बच्चे को सुलाने लगती है। तभी उसकी भी आंख लग जाती है, जिसे देख बच्चा चोर सास बहू चतुराई से उसके बच्चे को चुरा ले जाती हैं। देखा बहू, हम आज भी चोरी में सफल रहे। इससे पहले कि हमारी चोरी पकड़ी जाए, हमें फौरन 9-2-11 होना होगा। सुबह होने पर अंबिका की आंख खुलती है और वो घबरा कर कहती है, लल्ला कहाँ चल गवा तू? अम्मा को ना सता बचुआ। अरे शीला, उर्मिला, हमरे लल्ला को देखी होगा। अरे नहीं तो। अंबिका माथे पर हाथ धरकर धब से जमीन पर बैठते हुए कहती है, हे राम जी, वो बच्चा चोर हमरे आंखों के तारे को भी चुरा ले गवा। तभी अचानक सरपंच गांव में दौड़ते हुए आते उससे कहते हैं, क्या बात है, सवेरे सवेरे इतना कोलाहल क्यों मचा हुआ है? सरपंच जी, आज फिर गांव से एक और बच्चा चोरी हो गया है। लाख तरकीब बनाने के बाद भी कोई भी बच्चा चोर सास बहू को नहीं पकड़ पाता। हर दिन गांव से बच्चा चोरी की वारदातें बढ़ती चली जाती हैं। अरे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, वो बच्चा चोर गांव में खुलेआम घूम रहा है। हमें जल्द ही इस बच्चा चोरी का मसला सुलझाना होगा। एक रात बच्चा चोर सास बहू रात के अंधियारे में फिर से गांव में दस्तक देकर कहती हैं, बस यही आखिरी बच्चा है जिसे हमें चुराना है। सासू माँ, आज हमारा रास्ता तो एकदम साफ है, देखो फाटक भी खुला पड़ा है। दोनों रानी के बगल में सो रहे बच्चे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती हैं। तभी रानी एकदम से आंख खोलकर दोनों का हाथ झटक कर दूर धकेलते हुए कहती है, तुम दोनों बच्चा चोरों की चोरी पकड़ी गई। अरे कैसी कसाई औरतें हो तुम, एक दुध मुहे बच्चे को उसकी माँ से अलग करते रूह नहीं कांपी तुम्हारी? एक माँ 9 महीने दर्द तकलीफ सहकर बच्चे को जन्म देती है। खैर, तुमने बच्चा जना होता तब ना। ये सुनकर शुभी की आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता है। अपने बच्चे के खातिर ही मैं ये सब कर रही हूँ। क्या मतलब? बच्चे चोरी की सच के तह तक पहुँचने के लिए तुम्हें इस बेबस माँ की दास्तान को सुनना होगा। स्वर्णपुरा गांव के निवासी किंजल को बधाइयां दे रहे हैं क्योंकि आज उसके घर बहू जो आई है। शुभी बहू, इस कलश को अपने दाहिने कदम से गिराकर अंदर आ जा। जी सासू माँ। बहू, मैं आज तक सिर्फ इकलौते बेटे की माँ थी, मगर अब मेरे पास तो जैसी बेटी भी है। क्या बात है माँ, बहू के आते ही पार्टी बदल डाली। मैं कहाँ गया? वो अपने छोटे से परिवार में बेहद खुश थी। गुजरते समय के साथ शुभी गर्भवती हुई। क्या बात है बहू, आज तेरा चेहरा इतना दमक क्यों रहा है? माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच बहू? ये खबर तो गौरव को बताना बनता है। गौरव बेटा, तू पिता बनने वाला है। क्या सचमुच? माँ, मैं अभी घर आ रहा हूँ। पिता बनने की खबर सुनकर गौरव के पांव जमीन पर नहीं ठहरते। वो तेज रफ्तार से घर की ओर बढ़ता है कि तभी बीच रास्ते पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के कारण उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। ये दुखद खबर सुनकर किंजल कहती है, बहू देख, इस घर का दीपक हमेशा के खातिर बुझ गया। माँ जी, गौरव की छवि मेरे कोख में समाई हुई है। हिम्मत रखिए, वो फिर लौटेंगे। समय के तेज पड़ाव के साथ शुभी गर्भावस्था के 9वें महीने में कदम रखती है। फिर एक रात। माँ जी उठिए, मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो चुका है, मुझे अस्पताल ले चलिए। दोनों सास बहू अस्पताल पहुंचते हैं, जहां शुभी एक बेटे को जन्म देती है। अरे मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। गोद में लिए बच्चे को नर्स शुभी के हाथों में थमाकर कहती है, ये रहा आपका बच्चा। शुभी अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे चूमती चाटती है। मेरे कलेजे का टुकड़ा, लाइए बच्चे को मुझे दे दीजिए, इसे बेबी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। नर्स बच्चे को बेबी वार्ड में शिफ्ट कर देती है, लेकिन आधी रात एक चोर दबे पांव वहां घुसकर कहता है, अरे वाह, ये बच्चा तो सबसे सुंदर है। अगर इसे मालदार पार्टी को बेचूंगा तो ढेरों नोट के बंडल मिलेंगे। लोभी चोर बच्चे को चुराकर रफू चक्कर हो जाता है। सवेरे नर्स बच्चे को बेबी वार्ड में न पाकर कहती है, डॉक्टर, बेबी वार्ड से एक बच्चा गायब है। बट बच्चे का हैंड टैग नंबर क्या था? 10। क्या कहा तुमने? 10 नंबर का टैग तो मेरे बेटे की हथेली में था। तुम सभी इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? बहू हिम्मत रख, बच्चे के दाहिनी जांघ पर बड़ा सा काला सा तिल है, इससे हम उसे खोज लेंगे। चल। घंटों ढूंढने के बावजूद भी उन्हें बच्चे का आता पता नहीं चलता। हमने अस्पताल का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। माँ, इसे बच्चा चोरी का क्या वास्ता? तुम लोगों के बच्चे क्यों चुरा रही हो?
हम सिर्फ सभी के जन्मजात बच्चों को चुराकर उनकी तलाशी होती है और जब अपने बच्चे का निशान नहीं पाते तो अगली रात उन्हें घर छोड़कर आते हैं। सवेरे रानी पूरे गांव के सामने बच्चा चोर सास बहू का जिक्र बयान करते हुए कहती है। देखिए, भले ही इनका तरीका गलत था, लेकिन एक माँ होते हुए हम इसका हाल समझ सकते हैं। हमें एकजुट होकर इनकी मदद करनी होगी। सभी औरतें उनके संग मिलकर आस पड़ोस के गांव में उनके बच्चे की खोजबीन करती हैं। अरे रानी, अब तक तो चोर इनके बच्चे को कसाईयों के हाथ बेच चुका होगा। लगता है अब हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अचानक दोनों सास बहू को एक झोपड़ी से आ रही बच्चे की आवाज सुनाई पड़ने पर वो दौड़कर झोपड़ी में आती हैं। कौन हो तुम सब? माँ जी, वो देखिए, वही तिल जो हमारे बच्चे के जांग पर था। नीच कमीने, लौटा मेरा बच्चा। ये मेरा बच्चा है, भागो वरना। सभी बौखलाई औरतें चोर पर वार करके उसे चोटिल कर देती हैं, जिसके बाद सरपंच पुलिस को लेकर वहां आ धमकता है। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाइए इस चोर उचक्के को और इसे कड़ी सजा देना। देख बहू, हमारे कुल का दीपक आज हमारी आंखों के सामने है। हाँ माँ जी, गांव की औरतों का साथ हमें हमारे बच्चे तक ले ही आया। आप सबका शुक्रिया। इस तरह दोनों सास बहू अंत में हंसी खुशी नन्हे मेहमान का स्वागत करती हैं।